एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 ऑफ जनरल इलेक्टिव एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था यूनिट नंबर 1 पे, पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था और मुझे लगता है कि इतना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग। सो आई विल बी पोस्टिंग ऑल द यूनिट्स जितना मुझसे हो पाएगा आज, as requested by a student. So guys, I request you to support my channel. I need 1k subscribers as मेरे 4000 watch hours complete हो चुके हैं. So 1k subscribers तक reach करने में आप ही मेरी help कर सकते हो. यहाँ तक आप लोग ही मुझे लेकर के आए हो, तो मैं आपसे ही होप रख सकती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. So let's start now, okay? So now let's have a look at the syllabus displayed on the screen. So we will be completing unit number 1, Introduction, Social and Cultural Construction of Environment, Environmental Thought from Historical and Contemporary Perspective in Light of Concept of Gross Net Happiness and Aldo Leopold's Land Ethic. So we will be completing this. Now let's start. सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अब आप लोग बोलोगे कि हमें पता है एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, तो फिर भी आप सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे आसपास का पूरा सराउंडिंग, जो चीज़ें हमें घेरती हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, जानवर और इंसान, सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर ये सिर्फ फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, हमारे थॉट्स, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के नॉर्म्स भी इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। जैसे कि एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो एक फिश टैंक, उस फिश टैंक के पानी, प्लांट्स और वो लिटिल फिशेस एक छोटे एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगर पानी क्लीन है तो फिशेस हेल्दी रहेंगी और अगर पानी पॉल्यूटेड हो गया तो फिशेस सिक हो जाएंगी। सेम चीज़ ह्यूमंस के साथ होती है। हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वो हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो तरीके का होता है, फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड इज ह्यूमन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट ये वो एनवायरनमेंट है जो नेचर ने क्रिएट किया, जैसे रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स और वाइल्ड लाइफ। सेकेंड इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ये वो एनवायरनमेंट है जो इंसान ने बनाया है, जैसे सिटीज, बिल्डिंग्स, रोड्स और टेक्नोलॉजी। एक और चीज समझने वाली है, हम एनवायरनमेंट के अंदर ही नहीं रहते, हम उसका एक हिस्सा है और हमारी एक्टिविटीज उसे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। वाई एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे इतना फोकस क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी जिंदगी का बेस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते, अगर क्लीन वाटर नहीं होगा तो डिजीजेस स्प्रेड होंगी और अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी। एक और बात, हम सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट हमें पीस और मेंटल स्टेबिलिटी भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक हिल स्टेशन जाते हो या एक गार्डन में वॉक करते हो तो कितना फ्रेश और काम फील होता है, राइट? दैट्स द पावर ऑफ अ गुड एनवायरनमेंट। कनेक्शन विद ह्यूमंस। हम लोग एनवायरनमेंट को सिर्फ एक चीज की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन सच ये है कि इट इज डीपली कनेक्टेड टू अस। जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इसे पॉल्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ को ही हार्म कर रहे हैं। जैसे सोचिए, अगर एक घर का किचन गंदा हो और वहां स्टेल फूड पड़ा हो तो पूरे घर में गंदी स्मेल हो जाएगी। सिमिलरली, अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है तो इसका इम्पैक्ट सब पे होगा, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। तो आई होप आपको एनवायरनमेंट का मतलब तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब तक हमने समझा कि एनवायरनमेंट क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। क्या आपको पता है कि एनवायरनमेंट सिर्फ एक नेचुरल चीज नहीं है, जो हमारी सोसाइटी और कल्चर है वो भी एनवायरनमेंट को शेप करती है। लेट्स एक्सप्लोर दिस आइडिया स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट? समझ लो कि एक एनवायरनमेंट एक कैनवस है और सोसाइटी और कल्चर उस कैनवस पर पेंटिंग करते हैं। हर कम्युनिटी का अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं और उसका यूज करते हैं, वो हमारे सोशल और कल्चरल वैल्यू से इन्फ्लुएंस होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, डेजर्ट्स।
एक तरफ राजस्थान के लोग डेजर्ट को अपनी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट मानते हैं। उन्होंने वहाँ के हार्श कंडीशंस के हिसाब से अपनी लाइफ अडेप्ट कर ली है, जैसे उनके कपड़े, घर और फूड हैबिट्स। दूसरी तरफ एक टूरिस्ट के लिए डेजर्ट एक एडवेंचर स्पॉट हो सकता है। देखा, सेम एनवायरनमेंट बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सोसाइटी का रोल। सोसाइटी काफी बड़ा रोल प्ले करती है एनवायरनमेंट को डिफाइन करने में। अगर एक सोसाइटी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो वहाँ के लोग ज्यादा माइंडफुल होते हैं पोल्यूशन और रिसोर्सेज के यूज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जापान के लोग अपने एनवायरनमेंट को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ के गार्डन्स और क्लेanलीनेस प्रैक्टिसेस इनका प्रूफ है। लेकिन वहीं अगर किसी सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन या ओवर कंजम्पशन का ट्रेंड हो तो एनवायरनमेंट सफर करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने मॉडर्न सिटीज की बात करें, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर क्लियरली दिखाई देता है। कल्चर का रोल। अब बात करते हैं कल्चर की। हर कल्चर का अपना एक अलग नजरिया होता है एनवायरनमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कल्चर। इंडिया में नेचर को डिवाइन माना गया है। रिवर्स को माँ का दर्जा दिया गया है, जैसे गंगा मैया। फॉरेस्ट और एनिमल्स को भी वर्शिप किया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है कि नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड इज वेस्टर्न कल्चर। यहाँ पर ज्यादा फोकस है एनवायरनमेंट को कॉन्कर करने पर, जैसे लैंड को डेवलप करना, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना, एक्सेट्रा। दोनों अप्रोचेस में अपने प्रोज और कॉन्स हैं। इंडियन कल्चर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली में इश्यूज होते हैं। वेस्टर्न कल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, लेकिन कई बार एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो जाता है। इसको और इजी वे में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी फार्मिंग का एग्जाम्पल नोटिस किया है? एक ट्रेडिशनल फार्मर अपनी सॉइल का ध्यान रखता है, जैसे क्रॉप रोटेशन यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करता है। ये उनका कल्चरल प्रैक्टिस है। वहीं एक मॉडर्न फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करता है फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल डैमेज हो जाता है। ये दोनों प्रैक्टिसेस उनकी कल्चरल और सोसाइटल नीड्स के हिसाब से डेवलप हुई है। सो नाउ लेट्स सी सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। फर्स्ट, पॉपुलेशन प्रेशर। जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन का एनवायरनमेंट पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। थर्ड, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जैसे रिचुअल्स में वाटर का यूज करना या डिफॉरेस्टेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो अब तक हमने समझा कि एनवायरनमेंट सिर्फ एक नेचुरल एंटिटी नहीं, बल्कि एक सोसाइटी और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी और कल्चर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम अपनी सोच और प्रैक्टिसेस को बैलेंस करते हैं तो हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। So now let's see historical and contemporary perspective on environmental thought. So first is historical perspective. हिस्ट्री में एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के बीच का रिलेशनशिप काफी नेचुरल और बैलेंस था। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में रिसोर्सेज का यूज माइंडफुल था और एक्सप्लॉयटेशन की जगह कंजर्वेशन होता था। ये प्रैक्टिसेस रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल रीजंस पर बेस्ड थी। सो व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? फर्स्ट, हार्मनी विद नेचर। एंशियंट सोसाइटीज नेचर को डिवाइन और इंटरकनेक्टेड मानते थे, जैसे इंडियन ट्रेडिशंस में रिवर्स और फॉरेस्ट को पूजा जाता था। सेकेंड, मिनिमल एक्सप्लॉयटेशन। लिमिटेड टेक्नोलॉजी और नीड्स के कारण ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ को एग्जिस्ट करते थे। थर्ड, एथिकल रिलेशनशिप्स। नेचर को एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जाता था। सो नाउ कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हुई। कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में फोकस है एनवायरमेंटल डैमेज को अंडरस्टैंड करना और सॉल्यूशंस ढूंढने पर। की एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इश्यूज लाइक पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस पर ज्यादा फोकस है। सेकेंड, सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट ऐसे हो जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करे। थर्ड, ग्लोबल मूवमेंट्स। क्लाइमेट स्ट्राइक्स, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स और अवेयरनेस कैंपेन्स मॉडर्न एनवायरनमेंट थॉट का एसेंशियल पार्ट है। अब इन दोनों पर्सपेक्टिव को ग्रॉस नेट हैप्पीनेस और लियोपोल्ड्स के लैंड एथिक के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके समझते हैं।
सो ग्रॉस नेट हैप्पीनेस। ग्रॉस नेट हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट भूटान ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कहता है कि एक नेशन की प्रोग्रेस सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि उनके लोगों की हैप्पीनेस और एनवायरनमेंट की हेल्थ से मेजर करनी चाहिए। 4 पिलर्स ऑफ ग्रॉस नेट हैप्पीनेस। फर्स्ट, गुड गवर्नेंस। पॉलिसीज जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन वेलबींग को प्रायोरिटाइज करे। सेकेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे यूज जो लॉन्ग टर्म बैलेंस मेंटेन करे। थर्ड, कल्चरल प्रिजर्वेशन। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं उन्हें प्रमोट करना। फोर्थ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। नेचर को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम के रूप में ट्रीट करना। नाउ कनेक्शन बिटवीन ग्रॉस नेट हैप्पीनेस एंड एनवायरनमेंट। ग्रॉस नेट हैप्पीनेस एम्फसाइज करता है कि अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो लोग मेंटली और फिजिकली हैप्पी रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तब भी सही है जब वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक सिटी में सब कुछ हाई टेक है लेकिन वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि लोग फ्रेश एयर भी नहीं ले सकते। ऐसे एनवायरनमेंट में आप कितना भी पैसा कमा लो, हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज होती है। ग्रॉस नेट हैप्पीनेस ये इंश्योर करता है कि ऐसा इम्बैलेंस ना हो। सो नाउ एल्डो लियोपोल्ड्स लैंड एथिक। एल्डो लियोपोल्ड एक जियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका काम एनवायरमेंटल थॉट के लिए एक माइलस्टोन माना जाता है। उनका लैंड एथिक एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है जो ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच एथिकल रिलेशनशिप प्रमोट करता है। सो व्हाट इज लैंड एथिक? लियोपोल्ड का कहना था कि ह्यूमंस सिर्फ लैंड के ओनर्स नहीं है, हम उनके मेंबर्स हैं। लैंड सिर्फ सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। सो व्हाट इज द कोर आइडिया? फर्स्ट, कम्युनिटी कॉन्सेप्ट। ह्यूमन और लैंड के सारे एलिमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल एक कम्युनिटी का पार्ट है। सेकेंड, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने एक्शंस के इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। थर्ड, रिस्पेक्ट फॉर लैंड। नेचर को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम के रूप में देखना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स लैंड एथिक। एक फार्मर जो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन करता है वो लियोपोल्ड के लैंड एथिक का एग्जाम्पल है। वहीं एक फार्मर जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज करता है लॉन्ग टर्म में लैंड को हार्म कर रहा है। सो नाउ कंबाइनिंग ग्रॉस नेट हैप्पीनेस एंड लैंड एथिक विद एनवायरमेंटल थॉट। शेयर्ड वैल्यूज। फर्स्ट, सस्टेनेबिलिटी। दोनों कॉन्सेप्ट एम्फसाइज करते हैं कि रिसोर्सेज का ऐसे यूज हो जो एनवायरनमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। सेकेंड, इंटरकनेक्टेडनेस। ग्रॉस नेट हैप्पीनेस और लियोपोल्ड दोनों ये मानते हैं कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट एक इकोसिस्टम का पार्ट है और उनका हेल्थ एक दूसरे पर डिपेंड करता है। सो लेसन्स फ्रॉम एनवायरमेंटल थॉट। फर्स्ट, फ्रॉम ग्रॉस नेट हैप्पीनेस, फोकस ऑन बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल हेल्थ। पॉलिसीज बनाते वक्त एनवायरमेंट और ह्यूमन हैप्पीनेस को इक्वली इंपॉर्टेंस देना। सेकेंड, फ्रॉम लैंड एथिक। ह्यूमंस को अपने एक्शंस के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझना चाहिए और नेचर के साथ एक रिस्पेक्टफुल और एथिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। फर्स्ट, अर्बन प्लानिंग। सिटीज को डिजाइन करते वक्त ग्रीन स्पेसेस और क्लीन एयर के इम्पोर्टेंस को प्रायोरिटाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर का सिटी इन अ गार्डन मॉडल जो अर्बनाइजेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को बैलेंस करता है। सेकेंड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लियोपोल्ड के लैंड एथिक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाना। थर्ड, हैप्पीनेस इंडेक्स इन गवर्नेंस। भूटान के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं गवर्नमेंट्स को ग्रॉस नेट हैप्पीनेस जैसे इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग दीज कॉन्सेप्ट्स? फर्स्ट, इकोनॉमिक प्रेशर। ज्यादातर कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करती है और एनवायरनमेंट को सेकेंडरी ट्रीट किया जाता है। सेकेंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग अभी भी एनवायरनमेंट के एथिकल ट्रीटमेंट और हैप्पीनेस के कनेक्शन को समझने में टाइम लगा रहे हैं। थर्ड, शॉर्ट टाइम गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं। सो नाउ कंक्लूजन। एनवायरनमेंट एक नेचुरल चीज नहीं है बल्कि एक सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है। हमारा एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है
वो हमारी सोसाइटी और कल्चर से शेप होता है, जो डिसाइड करता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं। ग्रॉस नेट हैप्पीनेस और एल्डो लियोपोल्ड्स लैंड एथिक जैसे कॉन्सेप्ट्स ये बताते हैं कि हमारे लिए एक सस्टेनेबल और एथिकल रिलेशनशिप विद नेचर जरूरी है। अगर हम डेवलपमेंट और कंजर्वेशन का बैलेंस बनाए रखें, तो हम अपने लिए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एनवायरनमेंट को सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि अपना पार्टनर समझना होगा। सो आई होप कि आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।